Today we will read Crops for Europe in the third chapter, Ruling the Countryside. And in the previous class, we have also read about the Monroe system, and a new system is devised by the Thomas Monroe, and the need to improve agriculture, and we have also read about the permanent settlement and Monroe system. And today we will read Crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. How was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. क्रॉप्स फॉर यूरोप, दैट मीन्स यूरोप के लिए जो फसलें थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि जो देहात क्षेत्र हैं, जो कंट्री साइड्स एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है प्रॉपर रेवेन्यू नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने फसल उगाने के लिए जो है यूरोप के लिए जो आवश्यकता थी जिन फसलों की, उनके लिए उनको फोर्स किया था। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने जो है कल्टीवेशन ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया था, और उसके बाद उसको करीब हाफ सेंचुरी तक उसको फॉलो किया गया था। तो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने कल्टीवेटर्स को भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है फोर्स किया था कि वो अन्य क्रॉप्स भी उगाएँ, जैसे जूट बंगाल में, टी आसाम में, शुगर केन और उत्तर प्रदेश में, और वीट पंजाब, कॉटन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। ओके, ये सब कैसे हुआ था? तो जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या है प्रयोग किए थे डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स, जो है कि जिससे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है उसको एक्सपेंड किया जा सके, जिसकी आवश्यकता थी। तो ऐसे एक हम देखेंगे, तो एक स्टोरी है क्रॉप की, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन था। डस कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या कलर का कोई हिस्ट्री है? फिगर 5 and 6 यू कैन सी a kalamkari print 20th century in India and a Morris cotton print late 19th century England। दोनों जो है प्रिंट के जो है एग्जांपल्स हैं, इन फिगर्स में आप देख सकते हैं। फिगर 5-6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। द इमेज ऑन द लेफ्ट, फिगर 5 show an kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain। फिगर जो 5 और 6 आप देख रहे हैं, जो ये दोनों क्या हैं, कॉटन प्रिंट्स हैं। और फिगर 5 में जो इमेज है वो कलमकरी प्रिंट है, जिसको क्रिएट किया जाता था आंध्र प्रदेश के वीवर्स के द्वारा। जो भारत में आंध्र प्रदेश है, वहाँ के जो वीवर्स थे उनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। और दूसरे राइट साइड में अगर देखें तो एक फ्लोरल कॉटन प्रिंट आपको डिज़ाइन किया गया है, जिसको प्रोड्यूस किया गया था विलियम मॉरिस के द्वारा। ये एक बहुत ही फेमस पोइट थे और आर्टिस्ट थे 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में। ओके, देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स। इन दोनों प्रिंट्स में जो है एक चीज़ कॉमन है, बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर। दोनों में क्या है, रिच कलर जो है ब्लू कलर का उपयोग किया गया है। जो रिच ब्लू कलर होता था उसको कॉमनली क्या कहा जाता था, इंडिगो, है ना, नील जिसको हम कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं इस कलर को कैसे उत्पादित किया जाता था? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. Okay, तो जो ब्लू कलर आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रिंट में है उसको प्रोड्यूस किया जाता था इंडिगो प्लांट के माध्यम से, और ये ब्लू डाई का उपयोग किया था मॉरिस प्रिंट्स में भी किया गया था 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में, जो मैन्युफैक्चर किया गया था। तो जो इंडिगो प्लांट्स होता था उसको भारत में उत्पादित किया जाता था। और इंडिया के लिए जो सबसे, अगर हम देखें
जो बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो का वो कौन जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर कौन था? इंडिया था उस समय। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडियन इंडिगो का डिमांड क्यों था, उसका क्या रीजंस थे? तो द इंडिगो प्लांट ग्रोज primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. तो इंडिगो जो प्लांट होता था प्राथमिक रूप से वो ट्रॉपिक्स रीजन्स में उगाया जाता था और 13वीं शताब्दी के दौरान जो है इंडियन जो इंडिगो था उसका उपयोग किया जाता था क्लोथ को मैन्युफैक्चर्स करने के लिए। इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में वहाँ पे डाई किया जाता था, डाई क्लोथ कपड़ों पर। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, woad was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, woad production in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. इसलिए कुछ जो छोटा अमाउंट होता था जो इंडियन इंडिगो का वो यूरोपियन मार्केट में पहुंचा था, उसका प्राइस काफ़ी हाई ज़्यादा होता था, ठीक है ना। तो यूरोपियन जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अनदर जो प्लांट था, बोर्ड का जो प्लांट था उसके ऊपर निर्भर होते थे जो कि बनाया जाता था वॉयलेट और ब्लू डाइस के द्वारा, है ना। तो जो प्लांट था जो कि टेम्परेट जोन एरियाज़ में उगाया जाता था, बोर्ड जो है, ठीक है ना, बोर्ड जो प्लांट था वो आसानी से यूरोप में क्या था, उपलब्ध था, है ना। जिसे नॉर्दर्न इटली में, साउदर्न फ्रांस के पार्ट्स ऑफ जर्मनी में भी उगाया जाता था। ब्रिटेन जो है वो काफ़ी चिंतित हुआ क्योंकि कंपटीशन था इंडिगो को लेकर के। तो जो बोर्ड का प्रोडक्शन होता था यूरोप के अंदर उसको प्रेशराइज किया गया था उनकी गवर्नमेंट्स को कि इंपोर्ट ऑफ इंडिगो यानी इंडिगो का जो इंपोर्ट होता है उसको बैन किया जाए। क्लोथ डायर्स हाउएवर preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from board was pale and dull. By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint-Domingue in the Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. तो जो क्लोथ डायर्स थे इसलिए उन्होंने क्या है, इंडिगो को प्रेफर किया था डाई करने के लिए क्योंकि उससे कपड़ों पे डाई किया जाता था और इंडिगो को जो है एक रिच ब्लू कलर के रूप में उत्पादित किया जाता था, ठीक है ना। इसलिए जो डाई था वो बोर्ड जैसे बोर्ड का प्लांट भी यूज़ किया जाता था यूरोप के अंदर। तो 17वीं शताब्दी से ही जो है यूरोपियन जो क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से जो है बैन को रिलैक्स करने के लिए कहा कि जो इंडिगो इंपोर्ट होता है उसको थोड़ा रिलैक्स दिया जाए, ठीक है ना। और जो फ्रेंच जो थे उन्होंने जो है इंडिगो का कल्टीवेटिंग करना भी शुरू किया था सेंट डोमिनिक में, कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर, और पुर्तगालीज ने ब्राज़ील में, इंग्लिशों ने जमैका में और स्पेनिश ने वेनेजुएला में। तो इंडिगो जो प्लांटेशंस होता था वो नॉर्थ अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में उनका प्लांटेशन होने लगा था इंडिगो का। By the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize. तो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है जो इंडियन इंडिगो का जो डिमांड था वो बढ़ा, और बढ़ने का कारण क्या था कि ब्रिटेन के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। और जो कॉटन प्रोडक्शन था वो नाटकीय रूप से क्या हुआ, उसका विस्तार हुआ, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. From where could this indigo be produced? तो 18वीं शताब्दी के अंत में जो है इंडियन जो इंडिगो था उसका डिमांड जो है वो बढ़ा, और ब्रिटेन के अंदर उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और कॉटन प्रोडक्शन जो है वो नाटकीय रूप से क्या हुआ, उसका भी विस्तार हुआ था। एक जो सबसे जो नई जो डिमांड थी क्लोथ डाइज की वो क्या है, बढ़ रही थी, और इंडिगो का डिमांड भी जो है काफ़ी इंक्रीज भी हुआ था। जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज थे, वेस्ट इंडीज़ थे, अमेरिका था, वहाँ पर क्या है कई वैरायटी ऑफ रीजन्स के कारण उसको जो है वो कोलैप्स हो गया था।
1783 से लेकर 1789 के बीच में जो है इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड में वो गिरा, वो करीब करीब आधा ही रह गया था, है ना। तो जो क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन के, अब वो काफ़ी निराश भी हुए और उन्होंने जो है इंडिगो की सप्लाई के नए सोर्सेज को देखा। तो फ्रॉम वेयर कुड हैज़ इंडिगो भी प्रोड्यूस, है ना, कहाँ से जो है इंडिगो को प्रोड्यूस किया जा सकता था। तो उन्होंने जो है इंडिया को उस समय जो है अपना एक इम्पोर्ट सप्लायर मांगा नामा कि जहाँ से हम जो है ब्रिटेन इंपोर्ट कर सकता था, क्योंकि उस समय अगर आप देखें 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर हिस्सों पर जो है इंडिया के कब्जा कर लिया था। जैसे बंगाल है जहाँ पे इंडिगो होता था, बिहार उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर जो है उनका कब्जा हो गया था। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। ठीक है, क्योंकि इंडिगो की जो डिमांड थी जब बढ़ रही थी यूरोप के अंदर, तो कंपनी ने देखा भारत के अंदर कि किस प्रकार से जो है इंडिगो एरिया को एक्सपेंड किया जा सकता है, किन तरीक़ों से, ठीक है ना। तो फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century, इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू बी dominate the world market। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%। तो अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी का जो लास्ट डिकेड से इंडिगो जो कल्टीवेशन था बंगाल में वो तेज़ी से बढ़ा, और बंगाल में जो इंडिगो है उसने वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट भी किया था। और 1788 में करीब 30% इंडिगो जो कि इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन के लिए इंडिया से, वो 1810 में 95% हो गया था ना, बढ़ा, मतलब 30% से कितना हो गया, 95% हो गया था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business, attracted by the prospect of high profits. Numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company, and the banks that were coming up at the time। जैसे ही इंडिगो का जो व्यापार बढ़ा तो जो कॉमर्शियल एजेंट्स थे और जो कंपनी के अधिकारी थे, है ना, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और बहुत सारी जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया था, और वो जो है उन्होंने क्या है अपने इंडिगो बिजनेस को की देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन था उससे उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उनको ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स हो रहा था इंडिगो जो है इंपोर्ट से। तो जैसे स्कॉट्समैन थे, इंग्लिशमैन थे जो भारत में आए थे, अब वो क्या है वो प्लांटर्स बन गए थे, और उनके पास जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या है कि इंडिगो के लिए लोन भी लिए कंपनी से और बैंक से लोन भी लिए। उसी समय जो है बैंक भी भारत में आए, है ना। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो का कल्टिवेशन कैसे होता था। देयर वॉज टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, निज एंड रियोती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली controlled। He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers। तो दो प्रकार के जो है सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, एक का नाम था निज कल्टीवेशन और दूसरे का नाम क्या था, रिज। अगर हम देखें, एक क्या नाम था, निज, है ना, एक का नाम क्या था, निज, है ना, निज कल्टीवेशन, और दूसरे का नाम क्या था, रियोत, है ना, रियोती कल्टीवेशन। ये दो नाम उसमें दिए गए थे, ठीक है। और ये जो निज कल्टीवेशन के में क्या था कि जो प्लांटर्स होते थे वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे भूमि पर, और सीधे तौर पर उन पर नियंत्रण होता था, और वो भूमि खरीदते थे या किराए पर लेते थे अन्य जमींदारों से, और जहाँ पर प्रोडक्शन करते थे किसका, इंडिगो का। और वो सीधे तौर पर जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे लेबर के रूप में। उनके यहाँ जो लेबर को हायर किया जाता था वो कैसे किया जाता था, एज अ एम्प्लॉय। The problem with niche cultivation, the planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands, and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantations. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always lead to conflicts and tension.
nor was labor easy to mobilize. A large plantation required to vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. तो निज कल्टीवेशन के साथ समस्याएं क्या थी? तो जो प्लांटर्स थे उन्होंने पाया कि निज कल्टीवेशन के अंडर जो है एरियाज़ को एक्सपेंड करना काफ़ी मुश्किल था। तो इंडिगो जो है उसका जो कल्टीवेशन किया जाता था उसके लिए फर्टिल लैंड्स की आवश्यकता होती थी, उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती थी, और ऐसे एरियाज़ जहाँ ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती थी, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते थे, केवल जो स्मॉल प्लॉट्स थे जो कि फैले हुए थे लैंडस्केप में, उनकी आवश्यकता थी। ठीक है ना। तो प्लांटर्स जिनके लिए बहुत बड़े एरियाज़ की आवश्यकता थी, कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स थे, ठीक है ना, जिससे कि वो इंडिगो कल्टीवेट कर सकें, उनको प्लांट कर सकें, जहाँ पर के लैंड इस प्रकार के लैंड थे, है ना। तो उन्होंने जो है क्या किया कि लैंड्स को जो है लीज पर ले लिया था, और वहाँ उसके आसपास जो है इंडिगो फैक्ट्रीज़ को बनाया गया था, इंडिगो की फैक्ट्रीज लगाई गई, और पीसेंट्स जो थे उस एरियाज़ के अंदर, है ना। और ये सदैव जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहता था, एक टेंशन भी रहता था, फैक्ट्री ओनर्स जो होते थे और जो फार्मर जो पीसेंट्स होते थे, क्योंकि पीसेंट्स जो है उसके अंदर जब खेती करके उसको अपने आसपास के एरियाज़ में जो फैक्ट्रीज होती थी वहाँ उसको बेचते थे। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, क्योंकि लेबर को आसानी से मोबिलाइज करना मुश्किल था। तो एक लार्ज जो प्लांटेशन था, एक बड़ा जो प्लांटेशन के लिए जो आवश्यकता होती थी, ज़्यादा लोगों की नीड होती थी उस समय, तो लेबर की जो आवश्यकता थी उस समय, जब पीसेंट जो है वो बहुत बिजी होते थे राइस कल्टीवेशन में, क्योंकि उस समय वो चावल की खेती करते थे, तो उस समय वो उसमें लगे होते थे, और उसी समय उनको नील की खेती के लिए ज़्यादातर लेबर की नीड होती थी। तो ये भी एक समस्या का कारण था कि लेबर को कैसे जो है हायर किया जाए। स्लेव आप जानते हैं, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। ए पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स द स्लेव ओनर। अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। ओके, तो इसको गुलाम कहते हैं, जो अपने मास्टर का गुलाम होता है, ठीक है कि नहीं। तो निज कल्टीवेशन में जो है इस प्रकार की कई समस्याएं देखी गई थी। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड ब्लॉक्स। 1 बीघा of indigo cultivation required 2 plows, and this means that a planter with 1,000 bighas would need 2,000 plows. Investing on purchase and maintenance of plows was a big problem, nor could supplies be easily got from the peasants, since their plows and blocks were busy on their rice fields, again exactly at the time that the indigo planters needed them. तो निज कल्टीवेशन जो था, अगर हम देखें तो उसके ऊपर जो है लार्ज स्केल पर, ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है बहुत सारे प्लोज के ब्लॉक्स की आवश्यकता होती थी। तो 1 बीघे के लिए जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 2 प्लोज की नीड होती थी, जिसका अर्थ ये था कि जो प्लांटर्स थे, अगर उसके पास 1000 बीघा है तो उसके लिए 2000 प्लोज की आवश्यकता होती थी। तो उसमें उसको परचेज करने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, प्लोज के मेंटेनेंस के लिए भी नीड होती थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, और जो सप्लाई करना था वो जो है ज़्यादा आसान भी नहीं था। जो पीसेंट्स थे वो प्लोज और ब्लॉक्स जो है उनके लिए वो बिजी होते थे राइस फील्ड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया चावल की खेती होती, तो प्लोज वहाँ बिजी होते थे, और उनको इसकी जो आवश्यकता होती थी, जो निज कल्टीवेटर्स थे, तो उनको वो आसानी से नहीं मिल पाते थे। दोबारा से अगर हम देखें अगेन जो है एग्जैक्टली एट दैट टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, क्योंकि उसी समय जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे उनको भी उन प्लोज की नीड होती थी। टिल द 19th century, टिल द लेट 19th century, है ना, प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम, द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रियोती सिस्टम। ओके, 19वीं शताब्दी के अंत तक अगर हम देखें तो प्लांटर्स जो थे इसलिए वो ज़्यादा रिलेक्टेंट हुए, क्योंकि उनका एरिया जो था निच कल्टीवेशन के अंडर में जो एरियाज था उसका विस्तार हुआ, है ना, लेकिन करीब 25% जो भूमि थी, है ना, जहाँ पे इंडिगो को उत्पादन किया जाता था वो इस सिस्टम के अंतर्गत आती थी। बाकी की जो भूमि थी उसका एक अल्टरनेटिव जो मोड था कल्टीवेशन का वो था द रियोती सिस्टम। तो द रियोती सिस्टम के बारे में जो है हम नेक्स्ट जो है सेक्शन में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको बताया कि निज कल्टीवेशन क्या था, निज कल्टीवेशन के साथ क्या क्या समस्याएं थी,
ठीक है। इंडिगो कैसे उगाया जाता था, इंडिगो का उत्पादन कैसे किया जाता था, इंडिगो की खेती कैसे की जाती थी, ब्रिटिश भारत क्यों आए, क्योंकि ब्रिटिशों के लिए जो है इंडिगो का प्रोडक्शन जो है उनके लिए एक बहुत ही एक अट्रैक्शन का कारण रहा। जब वो भारत में व्यापार करने आए तो उन्होंने देखा यहाँ नील की जो खेती होती है वो करना आसान भी था उनके लिए, और यहाँ से जो है वो एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव कर सकते थे। तो इसी के लिए उन्होंने जो इंडियन इंडिगो की जो डिमांड थी जो कि फॉरेन मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो उनको ज़्यादा पैसा वहाँ से क्या होता था, प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जो है वो यहाँ से पढ़ ली। और अब हम अगले सेक्शन में जो है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।